अब मैं दो बात आदरणीय रामलाल जी के बारे में कहूंगा। ऐसे तो सब श्रद्धेय आचार्य श्री ने उनके संदर्भ में कहा है। मैं यहां दो बातों के लिए आपको हमेशा कहता हूं। एक तो भीतर से पूर्ण शांत रहो और बाहर से क्रियाशील, बाहर से पूर्ण पुरुषार्थ करो अनंत के लिए, भगवान के लिए, देश धर्म संस्कृति के लिए। अब मैं इसमें महर्षि स्वामी दयानंद का उदाहरण देता हूं और श्री अरविंद ने उनके बारे में ये बात कही थी। फिर मैं कहता हूं भाई, हमारे पूर्वज महापुरुषों को तुम नहीं देख पाते तो हम तो तुम्हारे सामने बैठे, हमें देख लो तो आप लोग सोचते हो समझे आप तो योगी हैं, महर्षि दयानंद तो महर्षि थे। ये आपके बीच में वर्तमान युग के राजर्षि बैठे हैं। माने इतना बड़ा राजनीतिक दायित्व, इतना बड़ा सामाजिक दायित्व और एक प्रचारक की प्रामाणिकता से उसकी निष्ठा को निभाना और उसमें हजारों लोगों के साथ संवाद करना और एक परिणाम तक, किसी भी निर्णय तक, निष्कर्ष तक पहुंचना, और उस सब के बीच में भीतर से शांत बने रहना और बाहर से पूरा पुरुषार्थ करते रहना। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अपवाद रूप में कभी कुछ बात कहनी पड़े तो अलग प्रश्न है, माने रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ये बड़ी खतरनाक होती है। रॉन्ग एक्शन, इनएक्शन और रिएक्शन, इससे हम बच जाएं तो फिर तो जीवन में हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। तो रामलाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैंने इनको एक्शन में तो 18-20 घंटे देखा है, मैंने तो आज तक इनको एक क्षण के लिए भी रिएक्शन में नहीं देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इनसे सीख सकते हैं। ये हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल है, जीवंत आदर्श हैं, उदाहरण है। जो इनके भीतर जो भी प्रेरणाएं उठ रही हैं आप सबके लिए, वो तो आप तक संप्रेषित करेंगे ही करेंगे। हमने कहा कि आपने तो इस जीवन को जिया है। 1970-71 में ये प्रचारक के रूप में अपना ये सेवा ये शुरू किया, अपने जीवन की आहुति राष्ट्रीय यज्ञ में अर्पित की, स्वयं को संविधा के रूप में इस राष्ट्रीय सेवा में समर्पित किया और आज करीब करीब 43-44 साल हो गए हैं। बहुतों की तो उम्र होगी इतनी। तो इतना लंबा अनुभव है उस सेवा के क्षेत्र का, तो वो भी आप सबके बीच में अपने अनुभवों को वो शेयर करेंगे। एक बार पुनः पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से आदरणीय श्री रामलाल जी का सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, संस्थान के अखिल भारतीय व प्रांतीय स्तर के प्रमुख कार्यकर्ता व तहसील स्तर से पूरे देश भर से आए हुए आत्मीय कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, जो बड़े लोग होते हैं उनको सिखाने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो मुझे विश्वास है कि 1.5 घंटे में महाराज जी ने जरूर मोदी जी को हंसी योग कराया होगा, जिसके कारण वो आधा घंटे हंसते रहे और खिलखिलाते रहे। और यहां भी आचार्य जी और महाराज सिंह जब मेरे बारे में बोल रहे थे तो मैं मन में सोच रहा था, लगता है इस संपर्क में कुछ थोड़ी मेरी कुछ कमियां जरूर देखी होंगी। तो महाराज जी ये इंगित कर रहे थे कि ऐसा होना है तुम्हें। मैं ये नहीं मानता कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। मैं आज उनके उद्बोधन से ये सीख लेने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके उद्बोधन ने ये बताया है कि संगठन मंत्री और प्रचारक को ऐसा होना चाहिए कि उसमें रिएक्शन ना हो। निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूं।
एक बहुत बड़ा काम मित्रों शुरू हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें इस काम पर है। मैं बोलते बोलते रुक गया। मैं बोलने वाला था आपके इस काम पर दुनिया की नजरें हैं, लेकिन आचार्य जी ने मुझे इस संगठन का एक अंग बता दिया, इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे इस काम पर दुनिया की नजरें हैं। और जब कोई बड़ा काम होता है तो अच्छी नजरें भी होती हैं, टेढ़ी नजरें भी होती है। तो 4 पंक्ति में बोलकर फिर शुरुआत करता हूं। पूज्य और श्रद्धेय के श्री चरणों में, जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, लेकिन हजारों तरफ से निशाने भी लगे हैं, यूं ही स्वामी जी को पलकों पर रखना यहां पहुंचने में जमाने लगे। यूं ही आचार्य जी को भी पलकों पर रखना, उन्हें भी यहां पहुंचने में जमाने लगे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत कठिनाइयों में से एक कार्य बढ़ा है। इसका ये सब विराट स्वरूप देख करके कई बार लोगों को कुछ भी लग सकता है, लेकिन संयोग से मैं उत्तराखंड में संघ के प्रचारक के नाते मेरे पास दायित्व था। तो कनखल में जब आश्रम से, जहां आश्रम में आज भी आचार्य जी तो वहीं रहते हैं, मैं तब से उस आश्रम में बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन आना जाना रहा है। मैंने वो स्वरूप भी देखा है और आज ये भव्य स्वरूप भी देख रहे हैं। ये खाली कुछ ऐसे ही हो गया ऐसा नहीं है। किसी चीज को भव्य बनने में परिश्रम भी लगता है, युक्ति बुद्धि भी लगती है। और मित्रों, ये बात ध्यान में रखो कि कोई भी चीज जो केवल युक्ति बुद्धि से बड़ी होती है वो टिकाऊ नहीं होती। इसमें युक्ति बुद्धि के साथ परिश्रम लगता है और परिश्रम के साथ तप लगता है। वही चीज यशस्वी भी होती है और बड़ी भी होती है और स्थायी भी होती है। मुझे विश्वास है कि पूरी दुनिया में पतंजलि योगपीठ और ये संगठन स्थायी भी होगा और यशस्वी भी होगा, क्योंकि यहां तपस्वी हैं लोग। इसलिए कितनी टेढ़ी निगाहें रहे हैं, उन टेढ़ी निगाहों की बहुत चिंता मत करिए। और आप सबने मिलकर के और देश की जनता ने मिलकर के जिस व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टि से देश का नेतृत्व सौंपा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि टेढ़ी निगाहों को कैसा सीधा करना। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। मैं अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उन सबके साथ बैठे थे, तो अंडमान निकोबार का एक प्रतिनिधिमंडल आया, तो मैंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा ये सब जानकारी है हम लोगों को, कितना कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि संधियां हो जाती हैं तो उन संधियों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने थोड़ा एक उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, इसका थोड़ा एक खाका आप सबके सामने खींचने की कोशिश की। समुद्री सीमा है, मैं उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा, लेकिन जो स्थितियां पूरे देश भर की है वो कोई बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती। बाह्य सुरक्षा खतरे में, आंतरिक सुरक्षा खतरे में, कब कहां कौन आतंकवाद की घटना कर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारे नेपाल के प्रतिनिधिगण भी यहाँ आए हुए। जब शपथ ग्रहण समारोह था तो नेपाल के भी प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैंने जानबूझ करके नेपाल के प्रधानमंत्री से समय लिया मिलने का। मैं मिलने के लिए गया। मैंने उनसे कहा कि नेपाल और भारत ये तो सांस्कृतिक दृष्टि से एक स्वाभाविक एक परिवार जैसा ही है, लेकिन
सीमा से कब कौन आ जाएगा इधर उधर, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनका है, हमको ये सब चिंता है। अब इसको मिलजुल कर कैसे ठीक करना है, विचार करने की जरूरत तो है। तो ये मैंने थोड़ा एक देश की परिस्थिति आप सबके आंखों के सामने खींचने का प्रयास किया। सुरक्षा से संबंधित, गरीबी से संबंधित, शिक्षा के आप आंकड़े देखें, बेरोजगारी के आप आंकड़े देखें, सभी आंकड़े दुनिया के देशों में दिखाई देंगे तो हम नीचे से दूसरे चौथे पांचवें 10वें नंबर पर मिलेंगे, ऊपर से दूसरे चौथे पांचवें 10वें नंबर पर मिले कोई एक आधी फील्ड होगा। हाँ, जिस क्षेत्र में हम ऊपर से शायद 10वें नहीं, शायद पहले नंबर पर आएंगे, वो फील्ड है आध्यात्मिकता, वो फील्ड है संस्कृति, वो फील्ड है हमारी परंपरा है, वो फील्ड है योग। लेकिन मित्रों, जब हम ये सोचते हैं कि जिन बातों में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं, हिंदुस्तान में उन बातों की नंबर 1 पर चिंता हुई है क्या? यानी जिन बातों में हम नंबर 1 हैं, जिन बातों से हम यश कमा सकते हैं सारी दुनिया में, उन्हीं बातों को हिंदुस्तान में पीछे धकेल कर रखा गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, 1-1.5 घंटे के सत्संग में महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, आचार्य जी से बहुत सारी बातें होने लगी। तो शोध के क्षेत्र में आचार्य जी ने जो किया है और आगे की जो योजना उन्होंने बताई, तो मैं तो अचंभित था कि और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि महाराज श्री जी में तो अंदर की बहुत ताकत है ही है, पूरी की पूरी आचार्य जी में भी है, उनको और ऐसी ताकत दे प्रभु कि वो कुछ ऐसा शोध करें कि उस शोध के माध्यम से दुनिया अचंभित भी हो और दुनिया लाभान्वित भी हो। और मेरा पूरा विश्वास है जहां विल पावर होती है वहां काम तो निश्चित रूप से होता है। उनमें इतनी इच्छा शक्ति है कि निश्चित रूप से वो काम होगा। कहीं उनको शायद दरकार नहीं है इस बात की, लेकिन सरकारों ने उस काम को समझा और सहयोग मिल पाया। मैं उसमें किंचित मात्र भी सहयोगी बना तो मैं धन्य अपने को मानूंगा, तो शायद और 4 चांद लग जाएंगे। बहुत आवश्यकता है इन सारे विषयों में शोध की। दुनिया ने भारत की जिन बातों को लोहा माना, उन बातों को पिछले 60-65 साल में पीछे धकेलने की कोशिश की। मित्रों, मैं भी कई बार सोचता हूं, मैं अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी चर्चा में कहता हूं, देखो किस व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए, व्यक्तियों में इच्छा रहती है, आकांक्षाएं रहती है, महत्वाकांक्षाएं रहती है, प्रयास भी लोग करना भी चाहिए, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उचित व्यक्ति उचित स्थान पर पहुंच जाए तो शायद काम में और गति आ जाएगी। लेकिन मैंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी कहा, हमारी चिंता इस बात की होना चाहिए कि भारत के लिए जो विषय आवश्यक है वो विषय सरकार में कैसे हो जाए, ये हमारी चिंता का विषय ज्यादा है। 4 व्यक्तियों की नियुक्ति कम हुई ज्यादा हुई वो चल जाएगा, हमने 4 की नियुक्ति कराई तो शायद वो 4 लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन हमने पूरे समाज के लिए कोई एक काम अपने प्रयास से करवा लिया तो पूरा समाज 2-4 वर्ष नहीं, शायद 100-200 वर्ष तक इस बात की चर्चा करेगा, क्या इस समय में ये काम हुआ। इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। मित्रों, बातें तो बहुत सारी हो सकती है। वास्तव में मेरे आज आगमन का उद्देश्य एक अपने लिए था कि मैं पूज्य महाराज जी के सानिध्य में रहकर, आचार्य जी के सानिध्य में रहकर और प्रमुख लोगों के सानिध्य में रहकर अपने लिए कुछ सीख ले जाऊं यहां से। दूसरा उद्देश्य आपको भाषण देना नहीं था, मैं अकेला फंस गया हूं, दोनों तरफ से मुझे फंसा दिया, इसलिए मैं आपको भाषण दे रहा हूं। दूसरा मेरा उद्देश्य आप सबका अभिनंदन करना था और आप सबका धन्यवाद करना था। ताल कटोरा स्टेडियम में भी जो संकल्प सभा हुई थी, उस समय भी मैंने बोलते हुए कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे सभी सामाजिक संगठनों से संपर्क, संवाद, समन्वय ये करने का एक छोटा सा दायित्व मुझे दिया गया था। मैंने उसको निभाने की कोशिश की। यदि
जयदीप जी को ये लगा कि अच्छे ढंग से निभाया तो मैं अपनी पीठ थोड़ा थपथपा लूंगा अपने आप कि चलो शायद मेरे द्वारा जो मुझे काम दिया गया वो अच्छे ढंग से हुआ। लेकिन मैंने अनुभव किया चुनाव में, ये आपकी मुंह की बात नहीं कर रहा, मुंह की बात नेता लोग कर सकते हैं, संगठन मंत्री तो सीधे ही बात करता है, जो कुछ करता है, जो अनुभव करता है। अनेक स्थानों पर यदि ये कहा जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में मोह ममता हो सकती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, ये प्रत्याशी मेरे अनुकूल है, प्रत्याशी मेरे अनुकूल नहीं है। लेकिन भारत स्वाभिमान संगठन के अपने सब कार्यकर्ता मोह ममता से ऊपर उठ करके केवल एक ही बात दिमाग में, ये देश ठीक होगा तो मोदी जी के नेतृत्व में होगा, वो प्रधानमंत्री बने। मैं आपके लिए आपसे ही ताली बजवाऊंगा एक शब्द और बोल करके। मुझे लगता है कि अनेक स्थानों का मेरा अनुभव है, मैंने बीजेपी में भी इस बात को कहा, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा लगन और मेहनत से काम करने वाले कार्यकर्ता मैंने इस रूप में आप सबको देखा है। इसलिए आप अपने लिए ताली जरूर बजाएं, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। मैंने कहा मैं तो ये मुद्दे की बात नहीं है, मैंने जो अनुभूति की है, महाराज जी ने भी कहा जो अनुभूति किया वो बताना, हिदायत भी दी थी मुझे, तो मैंने जो अनुभूति किया वो मैंने आपसे शेयर किया है। हमको तो मोह ममता हो सकती है, हमको ये पद मिलेगा, ये पद मिलेगा, ये पद मिलेगा, आपके भी दो चार के मन में बात हो सकती थी, लेकिन स्वामी जी ने लाइन काट दी आप सबकी। अच्छा, वो भी मैंने कहा। जब शपथ ग्रहण के लिए बात आई तो हम लोगों ने बहुत आग्रह किया, स्वयं मोदी जी ने भी कहा कि रामलाल जी आप संपर्क संवाद समन्वय कर रहे थे, आपकी ड्यूटी है, सब लोग आने चाहिए। तो मैंने स्वयं आग्रह किया था, तो उन्होंने कहा कि आने की इच्छा भी मेरी है, मेरा आशीर्वाद भी है, मैं प्रत्यक्ष वहां शुभकामनाएं दूं, ये इच्छा भी मेरी निश्चित रूप से होना भी चाहिए है। लेकिन पता नहीं को मेरे मन को ये लगता है कि एक पड़ाव था, हमको लगता था कि देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में जाना चाहिए जहां हमको लगे कि देश और समाज सुरक्षित रहेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी। और हमने ये अनुभव किया वो उस नेतृत्व की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है, ये हमारे मन में विश्वास जमा। हमने व्यक्ति के लिए नहीं, उस विश्वास के लिए तन मन और मैं धन भी बोल रहा हूं। मुझे यहां आपको बताने में कोई कठिनाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन पर कोई धन खर्च नहीं किया। भारत स्वाभिमान संघ उसने संपूर्ण जो भी खर्चा भी है, महाराज जी ने कहा कि हम खर्च लेकर आपका एहसान नहीं लेंगे, जो कुछ करेंगे खर्च भी हम करेंगे, ऐसा कम होता है, अपने बूते पर करेंगे, तन मन धन। अब उन्होंने कहां से लिया, आचार्य जी से लिया कि कहां से लिया मुझे मालूम नहीं है, या और लोगों से लिया, लेकिन किया, ये छोटी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में इसका पूरा एहसास है। तो जब शपथ ग्रहण की बात आई, उस शपथ ग्रहण के समय जब मैंने आग्रह किया तो उनका, भैया रामलाल जी देखो इच्छा तो हो सकती है और आपकी भी इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन मैं पूरे देश भर के अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि एक विषय के लिए हमने अपने को इतना झोंका, राजनीति तो आप लोग कर लोगे और लोग कर लेंगे, हमारे संगठन में से भी किन्हीं की बहुत इच्छा है तो हम उनको फ्री कर देंगे, और उनकी राजनीति में रुचि है तो चले जाएं राजनीति में। लेकिन जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को कोई सरकार नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा मुझे सरकार से दूर रखो। महाराज श्री आज मोदी जी से जो बातचीत हुई उसको थोड़ा उन्होंने शेयर किया, क्या क्या बात हुई सब बात नहीं बताई थोड़ी थोड़ी बातें बताई। उसमें जो मोदी जी ने भी कहा वो महत्वपूर्ण बात है। और उनका महाराज जी जो आपने एक आचरण ये किया, शपथ ग्रहण में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता, लेकिन आपने ना आकर के अपने
अपने संगठन में भी जो एक मैसेज दिया और पूरे देश भर में सात्विक शक्तियों को जो एक मैसेज दिया, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही इस बात को कर सकता है कि इतना डूबे और नीचे सारे रतन बिखरे पड़े हों और उसमें से कोई रतन ना उठाए। निश्चित रूप से उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, इसी ने उनको और संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक बना दिया है। यह शब्द शायद छोटा होगा कि वो भारतीय संस्कृति के ग्लोबल एम्बेसडर हैं। मैंने कहा यह शब्द शायद महाराज श्री के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन और कोई बड़ा शब्द मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक स्थापित हुआ है, तो निश्चित रूप से उनकी अंदर की जो ताकत है उसी का परिणाम है। आप सब निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि ऐसे व्यक्तित्वों के संपर्क में आप हैं। और निश्चित रूप से अपने यहाँ कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको अच्छी संगत मिली, आप भाग्यशाली है। मुझे बीजेपी वाले छुट्टी दे देंगे तो मैं इधर ही आ जाऊंगा। आचार्य जी कह रहे 2-4 दिन की तो छुट्टी लेकर आ जाओ। तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली है मित्रों। एक दो छोटे और विषय मुझे लगता है कि कार्यकर्ता इस नाते जो मुझे अनुभव होता है, जो कि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, एक बड़े काम से जुड़े हैं, और पूज्य महाराज श्री जी और आचार्य जी के और बाकी सब प्रमुख लोगों के संपर्क में रहकर निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे ही, नहीं भी हैं तो आपको अच्छा बन ही जाना पड़ेगा, हो ही जाएंगे आप। लेकिन तो भी आप जमीन पर काम करने वाले हैं। तो 2-3 बातें जो मुझे अनुभव होता है कार्यकर्ता के इस नाते से, वो मैं थोड़ा जरूर मुझे लगा कि आप सबके बीच में रखूं। एक तो किसी के भी प्रति पूर्वाग्रह मत पालिए। पूर्वाग्रह में से दुराग्रह बनते हैं, और थोड़ी देर के लिए पूर्वाग्रह बन भी जाए तो स्थायी पूर्वाग्रह मत पालिए। पूर्वाग्रहों से नेगेटिविटी आती है, और ये नकारात्मकता और आध्यात्मिकता ये विपरीत बातें हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ ही सकारात्मकता है। हर आदमी ने, भगवान ने कुछ हर आदमी में गुण दिए, उन गुणों का अधिकतम उपयोग मैं कैसे कर सकता हूं, एक इसका विचार करने की आवश्यकता कार्यकर्ता इसने तो काम करने वाले को आवश्यकता होती है। दूसरा, समस्याएं तो आप सबके सामने आएंगी। मैं बचपन में एक सत्संग में गया, उस बचपन के सत्संग का असर मुझ पर अब तक है। वहां उन्होंने जो भी उस समय स्वामी जी आए थे, मुझे नाम भी नहीं मालूम अब, लेकिन उनकी उस बात मेरे दिल में बैठी अभी तक। उनके जीवन में समस्याएं तो हर समय आएंगी, समस्याओं में उलझो मत। समस्या आते ही इस समस्या में से रास्ता क्या है, इसका समाधान क्या है, इस तरफ दिमाग चलाना शुरू करो। हर समस्या का समाधान तुमको मिल जाएगा। समस्याएं हर क्षण आएंगी, परिवार में आएंगी, क्षेत्र में आएंगी, अपने संगठन में भी समस्याएं आती है। तो समस्याओं में से समाधान निकालने की कोशिश करें, एक बीच के रास्ता निकालने की कोशिश करें। मैंने एक जगह सुना, बीच का रास्ता ही धर्म है। यानी जो सब समन्वय करता है, धर्म का अर्थ एक समन्वय है। इसलिए ये मानसिकता यदि रहेगी, सब में गुण देखना, गुणों का उपयोग करना, समस्याओं में उलझना नहीं, समस्याओं से परेशान नहीं होना, समस्याओं से घबराना नहीं, और समस्याओं में से रास्ता खोजने की कोशिश करना। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी खोजते जाना। तीसरी, कुछ हमारे करने से होता है, कुछ हमसे ऊपर वाले करवाते हैं, और बचा कुचा होता है तो सबसे ऊपर वाला करवाता है। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है कि सब हमको ही करना है। कुछ हम करेंगे, कुछ हमसे ऊपर वाले देखकर हमारी क्षमताओं के अनुरूप हमको बढ़ाकर करवा लेंगे, कुछ प्रभु करवा लेगा। इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं उसको हम स्वामी जी को इष्ट मानते हैं,
हम प्रभु के किसी मूर्ति को ईष्ट मानते हैं, हम साकार को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, तो हम अपने सभी कर्मों को उसको समर्पित करते हुए यदि हम प्रयास करेंगे तो अपने अंदर ताकत कई गुनी हो जाती है। मैंने तो ये अनुभव किया है। हम ये ना सोचें कि मैं ये कर रहा हूं, करते समय सोचे मुझसे वो करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा, मुझसे वो करवा रहा है। ये जब भाव रहता है तो अहंकार कभी भी नहीं आता, चाहे आप तहसील के दायित्व पर है चाहे राष्ट्रीय दायित्व पर है। कार्यकर्ता की दृष्टि से दो तीन छोटी छोटी बातें जो मेरे एक ध्यान में आप सबके आने के लिए आई। हिम्मत से रहिए, लगन से करिए, और जो भी काम दिया जाए आपको उस काम में पूरा डूब कर करिए, दाएं बाएं मत देखिए, पूरा डूब कर करिए। आप यदि उस काम में डूब जाएंगे तो काम भी हो जाएगा और उस काम के लायक आप स्वयं बनते चले जाएंगे। मुझे ध्यान है, मुझे संघ में जब एक महत्वपूर्ण दायित्व मिला तो मैंने अपने संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है इस दायित्व के मैं लायक हूं क्या। उन्होंने कहा कि कभी लायक को दायित्व मिलता है, कभी कभी दायित्व लायक बना देता है। और इसलिए जो दायित्व आपको संगठन की ओर से दिया जाए, आपको लग सकता है मैं इसके लायक हूं का, आप करते जाइए, आप लायक हो जाएंगे। और यदि आप लायक हैं तभी शायद दिया ही गया होगा, तो उसमें पूरा डूब कर करिए। मुझे लगता है कि इस ढंग से यदि डूब कर किए तो काम करने में आनंद भी आएगा, आपका विकास भी होता चलेगा और आपके हाथ से निश्चित रूप से अच्छा काम हो जाएगा। जो दायित्व मिले उसको छोटा मत समझो, उसको ऐसा निभाओ कि उस दायित्व का महत्व लोग समझने लगे। कोई दायित्व छोटा बड़ा नहीं होता। आपने कहां से शुरू सबसे पहले आपको? तो मैं तो संघ में बहुत छोटी सी शाखा लगाने से शुरू किया, मथुरा में। जब प्रचारक निकला तो मेरठ में नगर प्रचारक होकर गया। नगर प्रचारक? हाँ, फिर शाखा से दायित्व शुरू। एक शाखा के बाद मेरठ में नगर प्रचारक हुआ, फिर मेरठ जिला उस समय था जो आज बागपत जिला है, और ये सब मिलाकर है। बढ़ौती मेरा हेडक्वार्टर था, जिला प्रचारक बना। क्रम से ही बढ़ाया मुझे संघ ने, जल्दी नहीं की मेरे साथ। जिले के बाद विभाग प्रचारक का दायित्व होता है, वो मैं रहा कई स्थानों पर, अलीगढ़ में रहा, बरेली में रहा, संभाग प्रचारक रहा, यानी 2-3 विभाग मिलाकर। फिर सीधे प्रांत प्रचारक नहीं बनाया, सह प्रांत प्रचारक बनाया। फिर प्रांत प्रचारक हुआ, फिर 2-3 प्रांत मिलाकर क्षेत्र होता है, तो उसमें उत्तराखंड भी था, तो क्षेत्र प्रचारक हुआ। क्षेत्र प्रचारक होने के पश्चात मुझे भारतीय जनता पार्टी में 2006 अक्टूबर में भेजा गया, और तब से भारतीय जनता पार्टी में 3-4 महीने मुझे टेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ही काम मुझे सौंपा गया था, और 2007 जनवरी में बीजेपी में और कोई दायित्व न निभाते हुए सीधे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का दायित्व दिया गया, जिसको मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब ये दायित्व दिया गया तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा था, पहले 1-8 साल मुझे सहयोगी कर दीजिए जिससे मैं सीख लूँ, लेकिन शायद उस समय की जो भी आवश्यकता अनुभव की गई हो, ये दायित्व दिया गया। मैं उसमें एक ही बात फिर रेखांकित करना चाहता हूँ, कोई दायित्व छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हमने दायित्व को निभाया किस ढंग से, इसके आधार पर दायित्व छोटा और बड़ा बनता है। हमने उसको निभाया। कई बार आप देखेंगे प्रांत का दायित्व है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। कई बार आप पर तहसील का दायित्व है, इतने बड़े समागम में तहसील के दायित्व की चर्चा हो रही है कि भाई उस तहसील में ये काम बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। तो बताओ, प्रांत के दायित्व वाले की कई बार चर्चा नहीं हो रही है, अखिल भारतीय दायित्व वाले की चर्चा नहीं हुई, तहसील वाले की चर्चा हो रही है, गांव की चर्चा हो रही है। तो हमारा दायित्व कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमने कैसे निभाया महत्वपूर्ण है। और मैंने तो संघ में अनुभव किया, जो दायित्व दिया उसको निभाते चले गए, पूरा उस दायित्व में डूब कर काम किया, अपने आप विकास होता चला गया। और कब दायित्व एक के बाद एक बढ़ता चला गया ये मुझे नहीं मालूम पड़ा, और आज राष्ट्रीय स्तर पर एक दायित्व संगठन ने मुझे दिया है। मुझे नहीं मालूम मैं उसको कैसा निर्वाह कर पा रहा हूँ। स्वामी जी ने थोड़ा सर्टिफिकेट तो दिया है, समन्वय का सर्टिफिकेट तो दिया है कि समन्वय तो अच्छा किया है। वो मेरे जो भी अधिकारी हैं वो देख रहे होंगे। मित्रों, आपस में निश्चित रूप से काम करते करते बर्तन खटकते ही हैं। तो
एक बात मैंने अनुभव की, दो लोगों के बीच में कुछ गर्मा गर्म हो रही बात है, तो या तो स्थान छोड़ दो या कोई ध्यान बटा दो दूसरा, वो गर्मी शांत हो जाएगी। आप यहीं करके देख लेना कल परसों में। यदि दो लोगों की गर्मा गर्म बात हो भी रही है तो आप वहां से थोड़ा हट जाओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट। मैदान छोड़ दो। नहीं मैदान मत छोड़ो, थोड़ा यानी दृश्य बदल दो, तूफान आ रहा है, थोड़ा दृश्य बदल दो। अब आप देखो ना, कोई गर्म है, आपने पानी का गिलास दे दिया, ठंडा हो जाता है कि नहीं? थोड़ा दृश्य बदल दो। अब ये आध्यात्मिकता ये सब, ये कोई वो नहीं है, तो थोड़ा दृश्य बदल दिया। अब महाराज जी ने कहा तो एक मैं ये बात जरूर सुनाना चाहूंगा। मेरे पास फोन आते हैं बहुत सारे। अब फोन आते हैं तो निश्चित रूप से कई बार लोग नाराज भी होते हैं, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो अपनी नाराजी किसको व्यक्त करे? नाराजी आदमी उसी को व्यक्त करता है जो सुन लेता है, जो सुनता नहीं है उसको नहीं करता, जो सुनता है उसी को नाराजी व्यक्त करता है। सुनने के बाद फोन पर आवाज भी आ रही थी, मेरे एक साथी सामने बैठे थे, वो आवाज से समझ गए किसकी आवाज है। तो उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव ही है, ये 20 मिनट काहे के लिए आपके कान खा रहे थे और क्यों आप इतना सुन रहे थे? और आपने आखिर में ठीक है चलो 10-15 दिन बाद ऐसा करना है, एक दिन चाय पी लेते हैं बैठ करके, बाकी बात बाद में कर लेंगे। आपने चाय पी के, आपकी गलती नहीं है, गलती और किसी है, सुना आपको राय वो, और आप चाय पीने का न्योता दे रहे हो उसको। मैंने अपने जो साथ बैठे थे उनसे कहा, मैं इनके फोन पर, मुझे मालूम नहीं ना, मुझसे बात करने से पहले उसका बच्चों से झगड़ा हुआ है, कि उसका पत्नी से झगड़ा हुआ है, कि उसका किसी से झगड़ा हुआ है, वो किस परिस्थिति में, किस मूड में, ये मुझे नहीं मालूम ना। थोड़ा अपने को उसकी जगह डालकर रखो ना। वो पता नहीं किस परिस्थिति में मुझसे बात करने के लिए आया, अब मैं उसकी धैर्यपूर्वक नहीं सुनूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो क्या है कि जब हम सामने वाले को डील कर रहे हैं तो थोड़ा अपने को उसकी जगह खड़ा करके देखें, क्योंकि मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, तो फिर सामने वाले के बारे में हमारी दृष्टि बदल जाती है। मैं कुछ गड़बड़ करूं तो महाराज जी ऐसे ही करेंगे मेरे साथ, ऐसा मुझे लगता है। तो मित्रों, अनुभव तो बहुत सारे हो सकते हैं, शेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जीवन तो संगठन में ही निकला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारे दायित्व दिए, जो भी क्षमता दी देखी उस अनुसार दायित्व दिए, निभाने का प्रयास किया। ये जो दायित्व मिला है उसको भी अपनी ओर से अधिकतम अच्छा कर निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के सभी के लगने से ही सफलता मिली है। बीजेपी के लोग भी लगे, विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठन, उन्होंने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सारे काम में दिया है, और किसी व्यक्ति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए दिया है। उनको लगता है इस राष्ट्र का विकास इस व्यक्ति में उनको दिखाई दिया, इसलिए दिया है। तो निश्चित रूप से श्रेय तो किसी एक दो को ही मिलता है, लेकिन वास्तव में इस जीत का श्रेय सामान्य जनता को है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम को है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को है। इस त्रिवेणी को ही सारे जीत का श्रेय देना पड़ेगा, तो उसमें आप सब भी है। आखिर एक शब्द और बोलूँगा, मित्रों, चुनौतियाँ बहुत हैं, हमारा प्रयास रहेगा उन चुनौतियों में से रास्ता निकाल करके इस देश को आगे ले जाएं, लेकिन हम और आप सभी पर परिस्थितियों को, संगठन को, समाज और देश को संभालने का दायित्व है। और मैं तो इतना ही कहूँगा, जिस पर संभालने का दायित्व है उसका स्वयं संभले रहना जरूरी है, क्योंकि यदि हम स्वयं संभले हुए नहीं रहे तो संभालने का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है कि हम स्वयं संभले रहें, चीज़ों को समझते चले जाए, एक ठीक रास्ता निकालते हुए एक पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मक सोच के साथ चीज़ों को आगे ले जाए। मुझे पूरा विश्वास है एक एक कदम हम सदकर रखेंगे, और हमारा एक एक सदा हुआ कदम
आगे आने वाले कुछ वर्षों में भारत की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करेगा कि हम और आप ही भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आगे आने वाले कुछ वर्षों में संपूर्ण विश्व बोलेगा भारत माता की जय। एक बार मैं भारत माता की जय बोलता हूं, आप जोर से बोलेंगे, भारत माता की। स्वामी जी के चरणों में, आचार्य जी के चरणों में और आप सबके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।